बहुत भावुक कर देने वाला क्षण होता है जब आपको वो चीज़ वापस मिलती है जो आपकी ही होती है और आपसे छीन ली गई होती है या आप उसे खो चुके होते हैं। ऐसे में जब वो चीज़ या कुछ भी ऐसा आपके पास वापस आता है तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये बहुत बड़ा सुकून भी होता है। कुछ ऐसा ही सुकून इन दिनों रतन टाटा को भी हो रहा है। 68 साल के लंबे इंतज़ार के बाद एयर इंडिया अब टाटा समूह की हो गई है। सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स को बेच दी है और इस सौदे में टाटा समूह 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक हिस्से से कर्ज चुकाया जाएगा और दूसरे से सरकार के हिस्सेदारी का भुगतान होगा। कुल मिलाकर मालिक वही पुराना, अंदाज अब नया। आज हम इसी एयर इंडिया की बात आपके समक्ष इस प्रस्तुति में करेंगे। चलिए बात करते हैं एयर इंडिया के इतिहास की। इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी और यह टाटा समूह का ही था। जी हाँ, एयर इंडिया की स्थापना उद्योगपति JRD टाटा ने ही 1932 में की थी। उस समय इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। महज 15 साल की उम्र में JRD टाटा ने 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज़ उड़ाया था। इसके बाद शौक जुनून बना और JRD टाटा ने पायलट का लाइसेंस लिया। एयरलाइन की पहली व्यावसायिक उड़ान 15 अक्टूबर को भरी गई थी। अक्टूबर का जो ये महीना है वो एयर इंडिया के लिए बहुत ख़ास है। तब सिर्फ सिंगल इंजन वाला हेवीलैंड पसमोथ हवाई जहाज़ हुआ करता था और यह अहमदाबाद कराची के रास्ते होते हुए मुंबई गया था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस हवाई जहाज़ में एक भी यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो चिट्ठियाँ थीं, पत्र थे। चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाया गया था। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक था। इसके बाद साल 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी। टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से यह कंपनी स्थापित की थी। इस एयरलाइन ने अपने पहले साल में 155 यात्रियों और 10.71 टन चिट्ठियों को लेकर 2,60,000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। इस दौरान इसने 60,000 रुपये का मुनाफा कमाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एयरलाइन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई और इसका नाम पड़ा एयर इंडिया। एयर इंडिया जो उस समय टाटा एयरलाइंस थी, लगातार चिट्ठियां पहुंचाने का काम करती रही। ये बात भी हमें जाननी चाहिए कि पूरी तरह भारतीय एयरलाइन थी, इसलिए उस समय की अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उसने एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी। एयरलाइन से चिट्ठियां ले जाने के लिए टाटा को हर चिट्ठी पे सिर्फ 4 आने मिलते थे। टाटा एयरलाइंस के लिए मुंबई के जुहू में दफ्तर बनाया गया, लेकिन ये ऑफिस मिट्टी के मकान में था।
प्लेन को उड़ाने के लिए रनवे का इस्तेमाल पास के ही एक मैदान का होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य उड़ानें शुरू की गई और उस समय इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत थी। भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहित कर ली और 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा समूह से इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बनी। आज़ादी के बाद 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका राष्ट्रीयकरण किया तो जेआरडी टाटा को बहुत झटका लगा था, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि टाटा हमेशा एयर इंडिया के सर्वे सर्वा रहेंगे। इसके बाद 1978 तक टाटा लगातार इसके चेयरमैन बने रहे। जब जनता पार्टी के शासनकाल में मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने टाटा को पद से हटाया और जिस तरह से हटाया वो जेआरडी टाटा के लिए बहुत आहत कर देने वाली घटना थी। कारण यह था कि 33 सालों तक जेआरडी टाटा ने बगैर वेतन लिए यह जिम्मेदारी संभाली थी। 33 सालों तक जेआरडी टाटा अवैतनिक चेयरमैन रहे और जेआरडी को जब हटाया गया तो इसका जो असर है वो एयरलाइंस के कर्मचारियों के मनोबल पर भी पड़ा। देश में इसका विरोध हुआ और लंदन के द टेलीग्राफ ने तो खबर छापी, अनपेड एयर इंडिया चीफ इन सेक्ड बाय देसाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री देसाई की इस मामले पे काफ़ी किरकिरी हुई। इसके बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो उन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों में प्रमुख के पद पर फिर से जेआरडी टाटा की नियुक्ति कर दी। वो 1986 में तब तक काम करते रहे जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रतन टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन न बना दिया। 1982 में जब टाटा के विमान सेवा में उतरने के 50 साल पूरे हो रहे थे तब टाटा ने एक और गजब का काम किया। उन्होंने फिर पसमोट विमान को कराची से मुंबई तक उड़ाया और तब उनकी उम्र 78 साल की थी। 78 साल के हो रहे थे। भारत सरकार ने एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल कर दिया और इसकी घरेलू उड़ान सेवा को रिस्ट्रक्चरिंग यानी उसको फिर से सजा संवार कर इंडियन एयरलाइंस को ट्रांसफ़र कर दिया। अगले 40 सालों तक एयर इंडिया की गिनती केंद्र सरकार के रत्नों में होती थी। घरेलू एयरलाइन बाज़ार में अधिकतर हिस्सा इसके पास बना रहा। फिर 1994 में सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को निरस्त कर दिया और उड्डयन क्षेत्र में निजी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति मिली। 1994-95 के अंत तक 6 निजी एयरलाइन इस क्षेत्र में आ चुकी थी। जेट एयरवेज, एयर सहारा और ऐसी कई एयरलाइंस थीं। अब बात करें एयर इंडिया के लोगों की। आप देखते होंगे लाल रंग का उड़ता हुआ हंस जिसमें नारंगी रंग का एक कोणार्क चक्र है। जहाज़ के पिछले हिस्से पर ये लोगो आपको दिखेगा।
मगर एयर इंडिया का जो शुभंकर है महाराज, उनके दर्शन हमें 1946 में हुए थे पहली बार। महाराजा एयरलाइन की खास पहचान रहे हैं। एयर इंडिया ने इस दौरान प्रीमियम सेवाएं देना जारी रखा। दरों पर वे घरेलू उड़ान दे रहे थे, उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आ रहा था। फिर 2001 में 2000 और 2001 में जब वाजपेयी सरकार आई तो एनडीए सरकार ने फंड जुटाने की कोशिशें की और एयर इंडिया में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने का प्रयास किया। ये प्रयास था निजीकरण का। 2001 में सरकार ने 27 सरकारी कंपनियों को निजीकरण के लिए आगे किया था, लेकिन उस साल कोई कंपनी बिक नहीं पाई थी बताया। इसके बाद जून 2017 में सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दी और मार्च 2018 में इसने एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए। इसमें एयर इंडिया के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की हिस्सेदारी सहित एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की 50% हिस्सेदारी भी शामिल थी। एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एयर इंडिया और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज का साझा उपक्रम है। एयर इंडिया की निजीकरण की दूसरी कोशिश के बाद सरकार ने एयरलाइन के नए मालिक को इसका 33,392 करोड़ का कर्ज लेने और मई के मध्य तक बोली जमा करने का निर्देश दिया। सरकार की मंशा 2018 के अंत तक एयर इंडिया का निजीकरण पूरा करने की थी, लेकिन किसी भी निजी कंपनी में घाटे में चल रही इस सरकारी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब बहुत प्रयासों के बाद टाटा समूह को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी मिली है। वहीं विस्तारा एयरलाइन, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का एक साझा उपक्रम है। इसमें भी टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी है। और एयर एशिया की बात करें तो इसमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी 83.67% है। ये बात तो रही टाटा की कमर्शियल जो तथ्य हैं उनकी, वाणिज्यिक और व्यावसायिक तथ्यों की। लेकिन बात अगर भावनात्मक स्तर पर करें तो यह निश्चित रूप से टाटा समूह के लिए उपलब्धि है, सुखद है और जेआरडी टाटा को एक सही अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि भी है। ये बात सही है, जब आपकी खोई हुई चीज़ आपको मिलती है तो वो सुकून लाती है, और ये सुकून इस समय रतन टाटा के ज़रिए जेआरडी टाटा को भी मिल रहा होगा। जो जिसका होता है उसके पास लौट ही आता है। तो टाटा समूह को ढेर सारी शुभकामनाओं और बधाई के साथ आज की प्रस्तुति हम यहीं समाप्त करते हैं, ताकि अगली प्रस्तुति आपके सामने फिर ला सकें। हमें दीजिए अनुमति और अपना रखिए ध्यान। नमस्कार।